एसवीएन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करती है। आप तमाम छात्र छात्राओं को मैं यह सूचित करना चाहूँगा कि हम लोग का जो क्रम है वो हम लोग अब 3.6 के बाद अब हम लोग आ चुके हैं द्विघात समीकरणों की ओर, अर्थात 4.1 से लेकर के 4.4 तक देखते हैं कि आज हम लोग वहाँ तक जा पाते हैं या नहीं। अगर नहीं जा पाएंगे तो आपको ज़रूर इसके बाद वाली वीडियो में ज़रूर मिलेगा आपको, ठीक है। तो आज हम लोग चलेंगे 4.1 को लेकर के, इसमें क्या सारा क्वेश्चन आता है और कैसे सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इनमें से सबसे पहले आप लोग को एक चीज़ बता देना चाहेंगे कि इसमें आप लोग का द्विघात वाली बात जब आता है तो आप लोग क्या जानते हैं, द्विघात का जैसे बात आता है तो देखिए ax² + bx + c के रूप में ज़रूर याद आता होगा। जैसे द्विघात का बात आता है तो ये ज़रूर याद आता है, ठीक है। अर्थात दिख रहा है रे, यहाँ से देखिए तो ax² + bx + c इस रूप में ज़रूर याद आता होगा। द्विघात का जैसे ही बात आता है तो ये इस तरह हमको नज़र आता है। तो हाँ यही है, लेकिन यहाँ समीकरण की बात है तो समीकरण में हमको क्या लगा देना है, याद रखना है कि यहाँ 0 लगा देना है। ये आपका द्विघात के अंतर्गत आएगा। द्विघात में बहुत सारा सूत्र है, आपको बहुत सारा सूत्र क्या आप जैसे कि जानते हैं कि आपको क्वेश्चन दे देता है और उसमें पूछ लेता है कि क्या ये द्विघाती पे व्याप्त है या नहीं, द्विघाती पे समीकरणों पर ये व्याप्त है या नहीं है, इस तरह से जांच करने दे देता है। इसी जांच के क्रम में हमको कुछ फार्मूला का आवश्यकता पड़ जाता है। जैसे कि हम लोग को कहता है कि यहाँ पर इसमें जो आवश्यकता आने वाली जो है ये इस रूप में है, तो a² + b² + 2ab ये भी आ सकते हैं आपको आवश्यकता। दूसरा बात आने वाला है इसमें a - b का होल स्क्वायर, जिसमें कि आपको a² + b² - 2ab के अंतर्गत आएंगी। और तीसरा आ जाता है क्या सर, a + b का होल क्यूब के रूप में, तो a³ b³ + 3ab × a + b, या ये लिख दीजिए, या तो फिर a³ + b³ + 3a² b + 3b² a, यह लिख दीजिए। अगला पॉइंट आता है, चाहे तो आपको इसी में क्या दे देगा, इसका क्यूब का करके a³ - b³ और -3ab × a - b, या लिख दीजिए, या आप a³ - b³ - 3a² b + 3b² a इस रूप में हमको ये सारा व्यापक रूप में आएगा। हम लोग को सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। और इसमें एक बात बताया है, मूलों का अस्तित्व है या नहीं। मैं इन सारी चीज़ों को लेकर के आज आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। मूलों का अस्तित्व होने का मतलब यहाँ यह है कि d का मान जो है, d का मान, अब d क्या है सर, एक विभक्तर है। क्या है यहाँ, विभक्तर है। विभक्तर क्या है, ये एक गणितज्ञ ने इसका नाम दिया था, जिसका आप लोग जानते होंगे कि d जो है, d = यहाँ कहने का मतलब है d जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। 0 से छोटा नहीं हो। अगर d का मान, नीचे दिख रहा है क्या ये, नहीं हो, अगर जिसको कहते हैं यदि d = निगेटिव में मान आए, निगेटिव में क्या आए, अगर मान आने लगे, मान आए, तब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि यह मूलों का अस्तित्व नहीं है। नेगेटिव में है ना, नेगेटिव में। अगर यही बात पुनः दूसरा बात आए कोई, जैसे दूसरा बात, यदि d का मान पॉजिटिव में आए, किस में आ जाए, पॉजिटिव में सिर्फ आए, पॉजिटिव में आए, तब हम कहेंगे कि यह जो है मूलों का अस्तित्व में है। अर्थात अब बात देखिए, यदि d का मान 0 हो, d का मान 0 हो,
तब ये मूलों का भी अस्तित्व कहलाता है। देखिए यहाँ पे ये भी बात दे दीजिए, यदि d = 0 हो तब भी समीकरण का मूलों का अस्तित्व होगा। ओके, अगला पॉइंट, यदि d का मान क्या हो जाना चाहिए, यदि d का मान पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो तब वह x का मान जो होगा, x का मान जो होगा क्या हो सकता है, एक भिन्न हो सकती है, एक भिन्न या एक भिन्न कहिए, या तो एक संख्या हो सकती है, संख्या या अंक हो सकती है, संख्या भिन्न या एक संख्या तथा अंक हो सकती है। अब देखिए d है क्या सर, d = आपका फॉर्मूला है b² - 4ac। अब इससे भी पहले एक बात, द्विघात समीकरण है क्या सर, द्विघात समीकरण मेरे पास ax² + bx + c है, जहाँ आपके पास वीवीआई पॉइंट क्या है मेरे पास कि b² - 4ac जो है, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, d लिखते हैं। अब इसके बाद यदि मेरा d का मान 0 हो तब क्या होगा सर, तब हम कहेंगे, इससे भी पहले और एक चीज़ कर लीजिए कि पूर्ण वर्ग है, यहाँ पर लिखे है ना एक भिन्न, याद रखिए यदि d का मान पूर्ण वर्ग संख्या है, वर्ग संख्या हो तब वह x जो है, ये जो x है, यहाँ पर x है ना, अरे यहाँ पे x है ना, इसी का x के लिए, यदि यहाँ y होगा तो y के लिए होगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है ये आपका d के लिए फॉर्मूला है। ओके, अब आपको कह रहा है कि x के लिए क्या फॉर्मूला होगा, तब x के लिए फॉर्मूला होता है -b +, ठीक है, b² - 4ac / 2a, ये होता है। ठीक है, अब आप दिख रहा है ना, यहाँ नीचे दिखेगा ना। अब आपको यहाँ बताना है कि यदि d = क्या हो जाए, 0 हो तब क्या होता है, यदि d = 0 हो तो d है, इतना तक d कहेंगे कि नहीं, तो आपका x का जो मान होगा -b और अपॉन सिर्फ 2a हो जाएगा, इतना टही आपका फॉर्मूला हो जाएगा। क्यों, इसका तो वैल्यू 0 हो गया, तो इतने टन बचा आपके पास, तो ये आपका क्या हो जाता है सर, d = 4, मतलब ये अगर d = 0 हो तब x का जो मान होगा -b/2a हो जाएगा। क्या आपको इन सारी चीज़ में कहीं दिक्कत है, कहीं भी? इस तरह में कॉन्सेप्ट मैं पहले भी बताया हूँ, और इससे पहले वाली भी वीडियो में, मतलब बहुत पहले अगले साल की वीडियो में मैंने बात किए थे, लेकिन कुछ ऐसे सारे बात थे कि जो कि हम इसमें छोड़ दिए थे, लेकिन इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट कर दिया। आपके जो एक्सरसाइज जो होंगे, ये जो आपका एक्सरसाइज होंगे, एक्सरसाइज 4.1 से लेकर के 4.4 तक पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा क्लियर हो जाएगा और इसी कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझ में आएगा। अगर आप एक एक चीज़ को नहीं समझ पाते हैं या नहीं जानते हैं, तब आपको इस सारे चैप्टरों में दिक्कत हो सकती है। इसमें कुछ त्रिभुज का भी रूल है, लेकिन रूल को हम समझाते हैं। ठीक है, वो सारा एक एक करके क्वेश्चन को हम बताएंगे, अभी आपको समझाएंगे, एक एक क्वेश्चन को समझाते चले जाएंगे, जिसके कारण आपको क्या होगा, मतलब अच्छे ढंग से बना पाएंगे और आप हमें दिखा पाएंगे। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में दिक्कत है कहीं तो हमको ज़रूर बताइएगा, हम बताएंगे। ठीक है,
तो ये मेरा कॉन्सेप्ट रहा, जो कि इन सारे कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आप क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे। चलिए अब बात आता है इन चैप्टरों में पहचानने के लिए कि द्विघाती है, तो द्विघाती के लिए तो आपको रूल पता ही कि इस रूप में होना ज़रूरी है, अगर नहीं है तो वो आपका द्विघाती नहीं होगा। समझ में आएगा? चलिए भाई, तो मैं इसको साफ करता हूँ। इसमें एक एक बात को मैंने बता दिया, अगर समझने का प्रयास करते हैं तो आपको ये पता है कि यह मेरा क्या है, द्विघात समीकरण है। इसी द्विघात समीकरणों को आप यहाँ पर देखिए, इस फॉर्मूला के द्वारा इस द्विघात में भी लाया जा सकता है। जांच करने के लिए आपको देता है एक्सरसाइज, आपको पता होगा 4.1 में दिया गया है कि जांच कीजिए या पता कीजिए कि क्या ये द्विघात है। एक्सरसाइज 4.1 का पहला नंबर में क्वेश्चन ही यही सब, पता कीजिए कि ये द्विघाती समीकरण है। यदि आपका इस रूप में आ रहा है ax² + bx + c के रूप में आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए ध्यान देना है कि यह आपका जरूरी है आना, ये आए या नहीं आए, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप डरिएगा नहीं, खाली यहाँ पर स्क्वायर आना चाहिए। पहला पद किस में आ जाना चाहिए? स्क्वायर में आना। समीकरणों का मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है, मूलों का अस्तित्व निकालने के लिए ये सारा मैंने रूल बता दिया है कि ये आपका मूलों का अस्तित्व कब हो सकता है, कब नहीं हो सकता है। मैंने ये सब कॉन्सेप्ट दिए, आप इनको देख करके यह समझ गए होंगे कि मूलों का अस्तित्व पता लगाने के लिए इन सारे रूलों का जानना ज़रूरी है, और तब होंगे तब जा करके एक्स का वैल्यू फाइंड किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। तो इन सारे ढेर सारे कॉन्सेप्ट के साथ मैं आगे बढ़ाता हूँ। आपका प्रश्नावली को लेकर के आगे चलते हैं, बात करता हूँ प्रश्नावली के। वही बात कर रहा है, जांच कीजिए। जांच करने के लिए सवाल दिया गया है आप लोग के पास, जैसे कि एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन है वो आपके पास इस प्रकार से दिया रहेगा, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3 बराबर कुछ नहीं है, इस तरह आपको दिया ही है, और आपसे पूछ रहा है क्या ये द्विघात है। ओके, और इसी प्रकार से समीकरण दिए गए हैं। ठीक है, हम एक दो आपको सॉल्यूशन करके दिखा देते हैं कि किस प्रकार से आपको बताना है कि x + 2 का होल क्यूब बराबर 2x × x² - 1, ये आपका सवाल है 7वां। ठीक है ना। देखिए इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो अगर हम बात करें 1 नंबर प्रश्न को अगर सरल करें, तो इसमें हमको सबसे पहले करना क्या है कि x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। तो आपका ये कॉन्सेप्ट किस पर जा रहा है भाई? a + b का होल स्क्वायर। तो मेरे लिए a का भांति कौन काम करेगा? x, और b का भांति कौन करेगा? 1। तब आपके पास क्या हुआ? a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab होता है। अब आपके लिए यहाँ पर देखिए a का काम कौन कर रहा है? x का स्क्वायर प्लस b का काम कौन कर रहा है सर? 1 का स्क्वायर प्लस 2 × x × 1। ओके, अब इसके साथ क्या है? बराबर दिया गया है। क्या दिया हुआ है सर? 2 × x - 3। अब आपके पास x² + 1 + 2x बराबर 2x गुना करते हैं तो अब -6। अब आपको देखना है, क्या देखना है सर, कि क्या हम लोग के पास x² + 2x - 2x + 1 + 6 बराबर 0। देखिए तो कर दिए ना, ऐसे और ऐसे जात को एक तरफ से सजाए हैं। तब आपके पास क्या आता है? मेरे पास आता है कि x² में ये दोनों तो बेचारा घट गया होगा, जिससे घट गया होगा तो मेरे पास क्या बचा होगा? 0x और प्लस कितना बचा है? 7 बराबर 0। क्या आपके पास x² + 0x + 7 = 0? क्या आपको द्विघात समीकरण जो मेरे पास आता है ax² + bx + c के फॉर्म में है? लिखेंगे अतः यह कौन सी है भाई?
एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स आ प्लस 7 इक्वल टू 0। एक द्विघात समीकरण है। कोई दिक्कत सर? 0 तो क्या हुआ? बी का मान है ही नहीं तो 0 है। मतलब मेरा इस फॉर्म में आना जरूरी है, ये फॉर्म में घाती रूप होना चाहिए। द्विघात में तो 0 होगा ना, तो x स्क्वायर प्लस 7 ना सिर्फ होगा। तो यहाँ कहने का मतलब मेरा इस फॉर्म में आए, ये रूप में आना चाहिए, मेरा कहने का मतलब है। आप हटा भी दीजिएगा तो कोई मायने नहीं, आपका पास ये आ रहा है ना, ये आ रहा है ना, तो ये मेरा पावर आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मेरा खाली फॉर्म पूछ रहा है कि क्या द्विघाती रूप है, तो द्विघात का पावर 2 होना चाहिए, इसमें और त्रिघात नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए इस प्रकार से मैंने आपका जो प्रश्नावली है उसका जो दूसरा नंबर सवाल है यहाँ पे देखिए हम बनाते हैं। दूसरा नंबर सवाल यहाँ से है, अरे मार्कर चलिए देखिए यहाँ से अगर मैं इसको सरल करूँ, x प्लस 2 का क्यूब इक्वल टू 2x है कि इंटू है रे, और x का स्क्वायर माइनस 1, यही रुकना है। अब मैं इसको क्या करूँगा, जो हम लोग का पास फॉर्मूला हो है, a का वैल्यू मेरे पास क्या है x, अब b का वैल्यू क्या है, अब हम लोग के पास a प्लस b का क्या कर रहा है, क्यूब कर रहे हैं, तो a क्यूब b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। अब बराबर में जो है दिया है तो दिया ही है, ठीक है, लेकिन हम लोग का जो फॉर्म है उस फॉर्म को क्लियर करते हैं। x का क्यूब हो जाएगा और 2 का क्यूब हो जाएगा, 3 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। अब इसके बराबर में ये सारा चीज़ दिया हुआ, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x क्यूब, इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा। ये सारा चीज़ ना है। इसको अगर सरल करते हैं तो देखिए क्या आता है, x क्यूब होता है 8 हो जाता है, 3 और 2 जा 6, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, आ प्लस ये 4 3 जा 12 हो जाएगा, 12x अब बराबर में 2x क्यूब माइनस 2x। जात को एक तरफ सजा लेना है, ये पूरे को इधर कर लीजिए आप, तो क्या लिखिएगा 2x क्यूब माइनस 2x बराबर x क्यूब आ प्लस 8 आ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12 लिखेंगे कि नहीं। अब देखिए 2x क्यूब में माइनस कर लेते हैं किसको, x क्यूब को, माइनस 2x है और जात वाला को इधर कर लिए, माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, ये देखिए इसको रखते हैं, लेकिन पहले ये वाला है तो इसको क्या कर लेंगे, माइनस 6x स्क्वायर, और इसका कोई है हाँ माइनस 12x, और इससे है ये 2x और कुछ है इधर से उधर जा रहा है तो माइनस 8 बराबर में क्या बचा 0। इसको घटाते हैं तो क्या होता है x क्यूब और माइनस 6x स्क्वायर और माइनस ये और ये इक्वल टू 0। दिक्कत है। देखिए थोड़ा सा मैंने क्या किया, इस टोटल सा इधर कर लिए और टोटल सा इसको इधर कर दी, उसके बाद जात को एक तरफ करके सरल कर दी। क्या आपको कहीं तकलीफ है? तो आप यहाँ पर देखिए किस घात वाला है, तो वो पूछा है द्विघात, लेकिन ये मेरा है क्या, इसलिए मेरा क्या है, द्विघात नहीं है, द्विघात नहीं। तो आपको लिखना है कि
यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में नहीं है। समझ में आया क्या? आपको यही चीज़ लिखना था। इस चैप्टर का इस सब चीज़ से क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। खाली ये आपको सरल करना था, सरल करके जानना था। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी दे देता है कि क्या बताइए द्विघाती है, लेकिन आपको 2 नंबर के लिए ये सब नहीं देता है, 1 नंबर के लिए ये सब आता है, ठीक है। अब आता है कि इनका जो बनाने का फॉर्म है वो सबसे क्वेश्चन आता है। बनाने का फॉर्म मतलब कि जो दीर्घ क्वेश्चन है इसका, उसको देखिए। जैसे कि आपको दे रहा है 1 नंबर 2 का 1, देखिए देखिए 2 का जो 1 है, इस तरह का क्वेश्चन सब आते रहता है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक आयताकार भूखंड, क्वेश्चन दे रहा है एक आयताकार भूखंड है। भूखंड मतलब ज़मीन का वो टुकड़ा तरह, आयताकार एक भूखंड है, तो ये आयताकार भूखंड है, ठीक है। और इसी आयताकार का हमने क्या नामांकन कर दिया, ABCD। अब ये क्या कह रहा है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ, एरिया इसका कितना है, 528 है, नहीं 528 मीटर स्क्वायर, यही है ना। तो और कुछ इसका शर्त है। शर्त यह है कि क्षेत्र की जो लंबाई है वह चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक। देखिए इसकी जो लंबाई है, इसको लंबाई है, इसको लंबाई कह रहे हैं, ये जो लंबाई है वो अपने चौड़ाई के दुगुने से 1, इसका 2 गुने से 1 अधिक है। किससे, इससे। तो ये इसका क्या है, चौड़ाई, और ये इसका क्या है, लंबाई। तो आप क्या कहते हैं, माना कि आयताकार भूखंड की जो चौड़ाई है, चौड़ाई क्या है भाई, आपने माने हैं x, तो लंबाई कितना हो जाएगा, ये x है तो इसका 2 गुना हुआ, तो ये कितना हुआ 2x, और उसमें भी एक क्या है, अधिक है, तो इसका क्या हो गया 2x प्लस, तब देखिए तब आपके पास आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना दिया है सर 500, और लंबाई का मान कितना है 2x प्लस 1, और चौड़ाई का मान कितना है x, तो 528 और गुना कर दीजिए 2x स्क्वायर प्लस x। अब इसको द्विघात रूप में ला लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 528, तो 2x स्क्वायर और प्लस x और माइनस 500। आप इसका क्या कर सकते हैं, गुणनखंड बना सकते हैं। गुणनखंड बनाने के लिए आप 2.2 का वीडियो और 2.3 का वीडियो, 2.2 का वीडियो देखिए, उसमें गुणनखंड बनाने के लिए सिखाया गया है। अब आप देखिए इसको आराम तरीके से गुणनखंड बना सकते हैं और आप इसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। नहीं, जैसे कि आपके पास कितना हो जाएगा, इसको आप जब तोड़ना चाहेंगे तो इन दोनों का गुना करके, नहीं आपको क्या करना पड़ता था, गुना करते थे तो 528 को 2 से गुना करना पड़ जाता था, तो कितना हो जाता था 8 दूनी 16, और कितना हो गया, इतना आता था। जब 1056 का आप क्या निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं, तो आपके पास 2 से 5 और ये कितना हो जाएगा
2 से ये फिर 2 से कितना हो गया, फिर 2 से देखिए, फिर 2 से देखिए, 2 से अब तो नहीं होगा, 3 से आपके पास कितना हो गया, 11 से। अब आपके पास देखिए क्या आया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 33, तो पूर्ण तो गया नहीं पूरा। क्या हुआ सर आपके पास देखिए तो 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528। तो आप देखिए तो थोड़ा सा इन दोनों में कॉमन कौन आ रहा, x, तो क्या हो गया 2x और प्लस 33। इधर से देखिए, इसमें देखिए 16 आ रहा है, 16 ना रहा है, 16 दूना और 16 गुना 33 528 प्लस 33, ठीक है। अब देखिए x माइनस 16 और 2x प्लस 33 दिख रहा है ना रे, अरे दिख रहा है ये, और दिखेगा नीचे। चलिए अब हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं, बराबर में क्या है हम लोग करें, जब इधर कर दिए तो आपके पास क्या हो गया, 0 हो गया होगा। तो x माइनस 16 बराबर 0 हो जाएगा, और दूसरी तरफ क्या है 2x प्लस 33 अब बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x बराबर कितना हो गया 0 प्लस 16, x बराबर कितना हो गया 16, और इधर से कितना हो गया 2x बराबर 0 माइनस 33, तो x बराबर क्या हो गया माइनस 33/2, अर्थात ये क्या है ओ मान्य हो जाएगा, और इधर क्या है ये मान्य। इसका कहने का मतलब ये 16 है, और 16 दूनी 32 और 1, तो ये कितना कहा है, क्या आपको समझ में आया। इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाना है, कहीं भी आपको हिचकिचाना नहीं है, आराम से धीरे धीरे सॉल्यूशन कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। एक बार बना लेने के बाद आपको जितना फास्ट कीजिएगा समझ में आने लगेगा। चलिए हाँ सर, जब तक कि कहीं नियम लिखा नहीं रहे तब तक आप किसी भी विधि से सरल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है मेरा बात, हम क्या कहें। यहाँ तो लिखा नहीं है ना कि आप गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यहाँ तो कहा नहीं है ना कि आप x का मान द्वारा या d का मान ज्ञात कीजिए, जो मन है हम कर सकते हैं। जब नियम कह दे उसका नियम से तोड़ दीजिएगा तब गलत कर देगा, ठीक है। गणित ही एक ऐसा नियम है जो कि कोनो नियम लगा के सरल कर दीजिएगा तो सही है, बशर्ते ध्यान देने योग्य यह बात है कि वहाँ नियम लिख दे तब आप उसका नियम का विरुद्ध नहीं होना है। इसी का दूसरा नंबर भी पूछा जाता है बार बार, इसी का दूसरा नंबर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए क्या है, 2 कर्मागत धनात्मक, कर्मागत कहने का मतलब लगातार है और दोनों पॉजिटिव में ही, 2 लगातार है और दोनों पॉजिटिव में ही। कर्मागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणांक दिया हुआ है। तो देखिए अगर मैं इस तरह का मान लूं कि माना कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक क्या है, धनात्मक पूर्णांक x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अगर मैंने माना कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक x है तो दूसरा क्या हो गया x प्लस 1 हो जाएगा, और इन्हीं दोनों का क्या कहा है हमको, गुणांक क्या कहा है। तो हमको यहाँ लिखना होगा प्रश्नानुसार, क्या लिखना होगा प्रश्नानुसार में क्या कह रहा, इन दोनों का गुणांक, तो x का गुणांक और x प्लस 1 का गुणांक, तो कितना है 306, गुना करेंगे तो क्या होगा x² प्लस x, और यहाँ कितना हो गया 306, इसको इधर कर लीजिए x² प्लस x अब माइनस 306 अब बराबर क्या हो गया। अब आपको देखिए इसका गुणनखंड फिर आप कर सकते हैं, तो इसका लिए आपको फैक्टर चाहिए, तो 306 का फैक्टर कीजिएगा तो 2 से कर लीजिए, कितना हुआ 15, और ये हो गया 3, अब फिर 3 से कर लीजिए 5, और अब इतना इधर 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 कितना हो गया 3 से 17 तिया 1 17 हो गया। अब देखिए कितना 3 तिया 9 9 दूनी 18 17, ये ना हो गया। अब आपके पास देखिए x²
18x और माइनस 17x और माइनस 306। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कौन कॉमन आ रहा है, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, x प्लस क्या हो गया 18 और इधर से कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा मेरे पास x प्लस 18। अब बराबर में आपका क्या है भाई 0, बराबर में क्या है x माइनस 17 बराबर 0 और इधर x प्लस 18 बराबर यहाँ 0। तो x माइनस 17 बराबर 0 और x प्लस 18 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x इक्वल टू 0 प्लस क्या हो जाएगा 17 और x का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, ये मेरे लिए क्या है मान्य है। और लेकिन यहाँ पर क्या है x बराबर 0 माइनस 18, x इक्वल टू क्या है मेरे पास माइनस 18, ये मेरे लिए क्या है वो मान्य है। तब क्या हो गया सर, तो एक ये है तो दूसरा जुड़ जाएगा कि नहीं, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम धनात्मक पूर्णांक क्या है मेरा x था, तो x का मान कितना हो गया 17। तो दूसरा क्या होगा भाई, दूसरा मेरे पास है x प्लस 1 अर्थात 17 और प्लस 1, तो लिखेंगे दोनों क्रमागत धनात्मक धनात्मक पूर्णांक क्या है मेरे पास 17,18 है। चलिए इसके बाद हम पढ़ाते हैं, ठीक है ना। देखिए इसके आगे वाला जो सवाल है वो तीसरा नंबर में, देखिए इसमें भी तीसरा नंबर में सवाल दिया है और ये तीसरा नंबर भी बार बार एग्जाम में आते रहता है। तीसरा नंबर में देखिए क्या कह रहा है, रोहन की माँ। अब देखिए भाई दो बंदा है, दो आदमी का कहानी चल रहा है, दो आदमी है कोई और ये दोनों का कहानी है। देखिए और एक है, अब ये इसकी माँ है भाई और ये लड़का रोहन है, ठीक है। अब तो कभी भी रोहन माँ से बड़ी नहीं हो सकती, बड़ी नहीं हो सकता है, लड़का है ना। रोहन जब भी रहेगा तो वो माँ से छोटा है, अर्थात माँ रोहन से भले बड़ी हो सकती है, तो माँ जो है रोहन से बड़ी है। तो पहले रोहन पता चला, उसके बाद उसकी माँ का पता चला, तो कितना साल बड़ी थी 26 वर्ष थी। तो रोहन यदि x है तो उसकी माँ कितना होगी, अब 3 वर्ष बाद वाला। तो ऐसा तो नहीं होगा रोहन 3 वर्ष बढ़ते रहेगा और माँ नहीं बढ़ेगी, ऐसा तो नहीं है, ये नेचुरल है, दोनों बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि हम छोटे रहते तब तक तुम बढ़ो, ऐसा तो नहीं है, तो दोनों में होगा। तो जब दोनों का बात है तो यहाँ कह रहा है कि 3 साल पश्चात, तो दोनों में 3 साल क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो कितना हो गया इधर x प्लस 29 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत। दोनों के उम्रों का गुणनफल दिया हुआ, दोनों का उम्रों का गुणनफल कितना दिया है 360, अर्थात यहाँ पर आपको लिखना होगा प्रश्न के अनुसार दोनों के उम्र के गुणनफल कितना है भाई, तो कौन कौन है, उसकी माँ है 29 साल की x प्लस 29 की और रोहन है x प्लस 3 का, बराबर कितना है, कोई दिक्कत। देखिए समझो आराम से, जो कि आपको कभी दिक्कत नहीं दे। और तुम लोग को लगता है कि हम बना लिए हैं या जानते ही हैं, तभी जा कर के आगे प्रॉब्लम होता है। क्यों, क्योंकि एगो आप लोग सुने होंगे कहानी कछुआ खरगोश वाला। तो खरगोश को लगता है कि ये सब तो एकदम कुछ नहीं है, आए मारेंगे फाय मार देंगे, सबसे पहले मार देंगे हम। अब पता चला कि वहाँ आए फाय तो नहीं मारता रहा, वहाँ तब तक झाँय झाँय मारी दिल के। ठीक है, एक दिन तुम लोग को कहानी सुनाएंगे और एक ठो गधा और कुत्ता वाला, ठीक है। चलिए
जैसे कि आप गुना करते हैं तो आपके पास क्या आता है, एक्स गुना एक्स करते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाता है। ये गुना ये कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। अब ये गुना ये कीजिएगा तो 29 हो जाएगा। और ये गुना ये कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 9 27, ये ना हुआ, बराबर 360 हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर अब प्लस 27 और 3, अच्छा 29 और 3 32, एक्स प्लस 87 अब बराबर में 300। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 87 अब माइनस 300 बराबर क्या हो जाता है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया 32 एक्स, घटाइएगा तो कितना होगा, घटाइए 273 आएगा। देखिए ना भाई घटा के, इसमें घटाए तो 3 हुआ, इधर कितना बच गया 5 बचा। अब 5 में 8 के यो घटेगा नहीं, अच्छा 273 आया, तो नहीं कैसे हो गया रे। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स माइनस 273 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, 273 का फैक्टर पता करना है, तो 273 का निकालिए, तो निकालते हैं कितना आया, 3 से खाएगा तो 9 तिया 27 और 3 एक का 3 है, 3 से फिर नहीं खा रहा है। अब 77 51, 3 से खा रहा है रे, 51 यहाँ 91 है। अब आपको खिलाइए भाई, 13 से खाता, 13 से 91, 7 से खाता है, 7 गुना, अरे 7 गुना 13 हो जाता है। अब आपके पास देखिए कितना हो गया, 13 से खाएगा, आपके पास क्या आया 3 7 13। अब देखिए हमको पुराना क्या है 32, तो 13 39 और 39 में 7 घटा दीजिए तो 32, तो आपके पास कितना हो गया देखिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 39 एक्स अब माइनस 7 एक्स अब माइनस 200। अब देखिए 7 से कॉमन लेते तो कितना आया, एक्स प्लस 39 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 7 और दूसरा एक्स प्लस 39, 0 एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0 और एक्स 39 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 प्लस 7, एक्स का मान कितना आ गया, और इधर x बराबर 0 माइनस 39, तो x का मान क्या हो गया माइनस 39, ये क्या हो गया और मान्य हो गया, और ये क्या हो गया। आप लोग इतना अच्छा से लिखते हैं कि नहीं, इतना अच्छे से आप लोग लिखते हैं जो कि रिजल्ट में पूरा नंबर आएगा, आता है ना, पूरा का पूरा नंबर आता है। अब देखिए x कौन है, x ये लड़का का नाम क्या है, रोहन है, ये रोहन की पापा की पत्नी है, अर्थात इसकी क्या है माँ है, तो इसका कितना हो गया भाई x हो गया, तो ये 7 साल का है। अब यहाँ देखिए x मतलब 7 प्लस 26 कितना हो गया रे, 7 6 13 33 साल की इसकी माँ है, और बेटा कितना साल का है। चलिए इस प्रकार से मैंने इसको जाना। इस चैप्टर में प्रश्नावली 4.1 का जो वीवीआई था ये आपको टोटल हम बता दिए। ओके, अब एक थोड़ा सा चीज़ है उसको हम बता देते हैं, क्लियर हो जाएगा। एक ही बात है, उसके बाद आपको पूरा अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट होगा, जो कि 4.2 का जो वीवीआई है उसको भी हम बता ही देंगे, आपका ख़त्म हो जाएगा। ये बेस कॉन्सेप्ट इसको कहते हैं, ठीक है। इस बेस कॉन्सेप्ट को हम सिखा देंगे, आपको समझ में कहता है कि मूलों का अस्तित्व है तो इसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करें। तो सबसे पहले इस तरह के समीकरणों को हमको जांच करना होता है कि ये मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो सबसे पहले आपको कभी कभी ऐसा भी ऐसा होता होगा या लगता है कि हम लोग को ये आता ही नहीं है कि कैसे ज्ञात करें। जिससे मैं एग्जैक्टली एक उदाहरण के साथ मैं अगर बता दूं तो आपको आसान सा लगेगा। जैसे मैं बात करूंगा एक्सरसाइज का 4.2 का, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है साफ शब्दों में कि गुणनखंड विधि द्वारा कर रहा है, वर्ग नहीं कर रहा है, गुणनखंड विधि द्वारा। तो गुणनखंड बनाने के लिए आपको सिखाए ही, तो आप गुणनखंड बना लीजिएगा।
तो आपका इसमें वीवीआई जो पॉइंट है वो 1 नंबर का सभी है, 1 नंबर का सभी बनाना है, ठीक है। अब 2 नंबर वाली बात आता है तो 2 नंबर कभी पूछा ही नहीं। 3 नंबर का बात आता है तो 3 नंबर में इस तरह का सवाल को हम अभी तुरंत बताएं। तो मैं बात कर लेता हूँ कैसी। 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। 2 संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना कि प्रथम क्या है भाई, माना कि प्रथम संख्या क्या है भाई, अगर संख्या x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, नहीं सर 27 दिया है ना तो 27 में इसको घटा दीजिए 1 तो दूसरा हो जाएगा। आप कह रहा है प्रश्नानुसार दोनों का गुणांक दिया है, दोनों का गुणांक कितना है 182 है, तो दोनों को गुना करना है x इंटू 27 माइनस x बराबर 182। क्या आपके बाद इसके बाद सरल करना पड़ेगा हमको? चलिए सर, तीसरा नंबर हो गया तो चौथा देख लीजिए। चौथा भी आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। तो चौथा हम बता देते हैं कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का वर्गों का योग दिया है। तो माना कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक क्या है मेरे पास, माना कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक क्या है भाई मेरे पास x, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। अब प्रश्न से प्रश्नानुसार क्या रहा है, दोनों के वर्गों का मार्कर दूसरा लाओ, वर्गों का योग क्या कर रहा है भाई, एक संख्या है x, इसका भी वर्ग और दूसरा क्या कर रहा है x प्लस 1, इसका भी वर्ग। तो कितना दिया है 365। कितना दिया हुआ है क्या, मार्कर का मतलब इंक का वहाँ डिब्बे खत्म हो गया है, दूसरा मार्कर लाओ। देखिए क्या है, कितना दिया हुआ है 365, यही है ना। अब देखिए x का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 365। अब x का स्क्वायर क्या गो हो गया, 2 गो, तो 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अब बराबर 300। अब देखिए 2x स्क्वायर बराबर 2x बराबर 365 अब माइनस 1, 2x स्क्वायर अब प्लस 2x बराबर 364, ये हो जाएगा। अब देखिए आपके पास 2 कॉमन होने लायक है, तो x स्क्वायर अब प्लस x बराबर 364, कटा दीजिए तो कितना हो गया 18 3 16 2, x स्क्वायर अब प्लस x अब प्लस 100। अब इसके बाद भी हमको सरल करना होगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए इसके आगे चले। ये हम लोग का चौथा रहा था, चौथा भी मैंने क्लियर कर दिया। इसमें पांचवा भी इम्पोर्टेंट है, पांचवा हम बता देते हैं। इसी का पांचवा है, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज मैंने तैयार कर दिया। समकोण त्रिभुज का एक कोण क्या है 90 डिग्री होगा। इसमें कह रहा है आधार 7 कम है, किससे, ऊंचाई से। तो मैंने मान लिया कि माना कि ऊंचाई क्या है भाई, ऊंचाई मेरे पास x है, तब आधार क्या होगा 7 कम है, यही है ना। यदि ये x है तो ये क्या है x माइनस, और हमको दिया हुआ है कर्ण का मान दिया हुआ है कितना भाई 13, कितना दिया है 13। तो भाई इससे रिलेटेड तो हम जान ही रहे हैं क्या भाई, कि कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वह लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होते हैं। तो कर्ण का मान 13 है, इसका वर्ग हो गया, लंब का मान x है, इसका वर्ग हो गया, और ये कम है तो ये ऐसा कर दिया। तो ये कितना होगा 169 x स्क्वायर
प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7। अब देखिए 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 अब माइनस, ओके। अब आपके पास देखिए 169 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 40x। अब देखिए ये जाता है और ये जाता है, तो 169 माइनस 49 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 40। 120 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 40। अब देखिए सर 120 इक्वल टू 2 कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस 7x 60। अब देखिए 60 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x। अब इसको सजा सकते हैं कैसे सर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 60, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। क्या इसके बाद भी हमको सरल करना होगा? आप लोग इसको सरल कर लीजिएगा। इस तरह से 4.2 भी क्या हुआ, क्लियर हो गया आपका, कहीं भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। चलिए इसके बाद वाली जो बात आता है उसको भी सरल करते हैं कि रहने दे इतना टा और एक ठू बना देंगे तो उसमें दोनों खत्म हो जाए, ठीक है। चलिए मैं 4.2 तक का ही रहने देता हूँ और आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें कि 4.3 से लेकर के 4.4 तक का ऑल कंप्लीट वीडियो मिलेगा। आज के लिए आप लोग से यहीं तक और मैं आप लोग से विदा लेता हूँ, बाय।